जानने कहा के प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे और हमारे टैक्स के पैसे से सरकार को तनख्वाह मिलती है। अधिकार मिला है RTI जब से लागू हुआ है। RTI डालकर हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। RTI का नाम। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। देश में करीब 840 लोगों पर यानी प्रति 840 लोगों पर हॉस्पिटल का एक बेड उपलब्ध है। करीब करीब 980 लोगों पर देश में एक पुलिसकर्मी उपलब्ध है। लेकिन देश की 600 प्रति 600 आबादी पर एक एनजीओ यानी कि गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थान जो है वो उपलब्ध है। देश में पिछले कई सालों में हमने देखा है एनजीओ की एक तरह से बाढ़ आ चुकी है। 20 लाख से ज्यादा एनजीओ गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। बहुत से संगठन ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और सरकारी नीतियों को ग्रामीण स्तर पर, गांवों में, दूर दराज के इलाकों में और जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इन जो एनजीओज हैं उनका बहुत अहम रोल रहा है। लेकिन बहुत सारे एनजीओज ऐसे भी हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं और सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि उन एनजीओज के बारे में कहा जाता है कि एनजीओ इस वक्त बनाना और एनजीओ चलाना एक बहुत ही बढ़िया धंधा है। यह कहा जाता है हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। इसलिए देश में एनजीओज की पिछले कई सालों में हमने देखा कि बाढ़ आ चुकी है। देश की कई अदालतों ने जो एनजीओज हैं उनके ऊपर सवाल उठाए हैं और अब ये बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है क्योंकि आईबी की एक रिपोर्ट, जी हां, आईबी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो फॉरेन फंडिंग, जिनको विदेशों से जो पैसा मिल रहा है वो देश में विकास की जो गतिविधियां चल रही हैं उनको रोकने का ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं। आईबी की रिपोर्ट लीक हुई है, अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट क्लासिफाइड रिपोर्ट है जो कि प्रधानमंत्री सहित देश के प्रमुख जगह पर गई है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं जिन्होंने देश की विकास की गति को कम कर दिया है। 2 से 3% विकास की गति पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। और आईबी की इस रिपोर्ट के बाद स्वयंसेवी संगठन जो है उन पर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ी है कि कितने पारदर्शी तरीके से ये स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं और अगर पारदर्शिता नहीं है तो क्यों नहीं है और किस तरह की पारदर्शिता की जरूरत है। आज जानने का हक में हम यही मसला उठाएंगे और इससे पहले कि इस मसले पर हम बहस को आगे बढ़ाएं, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल आईबी की जो लीक रिपोर्ट है वो क्या कहती है और देश में जो एनजीओ हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की। ये लोकतंत्र की व्यापकता ही है कि हमारे देश में कोई कुछ भी कर सकता है। पिछले दिनों आईबी की रिपोर्ट ने सामाजिक संगठनों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आईबी की रिपोर्ट के अनुसार एनजीओ विकास विरोधी काम करने के लिए विदेशों से फंड लेते हैं। वैसे देश के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जब सामाजिक संगठनों ने प्रायोजित ढंग से कई बड़े आंदोलन किए जिनका परिणाम भी बड़ा ही सार्थक रहा। आरटीआई से कई ऐसी जानकारियां आई हैं जिनसे पता चलता है कि आज एनजीओ सेवा के लिए नहीं बल्कि मेवा खाने के लिए धड़ल्ले से चल रहे हैं। सूचना का अधिकार कानून से सामाजिक संगठनों के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देश में 20 लाख एनजीओ हैं, लेकिन सिर्फ 2% सामाजिक संगठन गृह मंत्रालय को अपने फंडिंग की जानकारी देते हैं। आईबी रिपोर्ट और लोगों का मानना है कि देश में कई ऐसे बड़े एनजीओ हैं जो विदेशों से पैसा सिर्फ इस बात के लिए लेते हैं कि देश में किसी बड़े विकास प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों को लामबंद कर सके और उस दूरगामी फायदा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट का विरोध कर सके। आज तो एनजीओ के विकास विरोधी कारोबार पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार से फंड लेने वाले सामाजिक संगठनों को भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। कोई भी आरटीआई लगाकर एनजीओ के बारे में जान सकता है कि उसे कितना फंड मिला और किस तरह के सामाजिक कार्यों में लगाया जा रहा है। सामाजिक संगठनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। देश में 20 लाख एनजीओ हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 4,80,000, आंध्र प्रदेश में 4,60,000, उत्तर प्रदेश में 4,30,000, गुजरात 1,70,000, उड़ीसा 1,30,000। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर प्रदेश में लाखों सामाजिक संगठन फैले हुए हैं, पर इनकी भूमिका क्या है, कितने सजग हैं, कितने ईमानदार हैं और कितने पारदर्शी हैं।
देश में काम कर रहे सभी सामाजिक संगठन FCRA एक्ट 2010 के तहत आते हैं और उनकी जवाबदेही बनती है, पर लचीलेपन और समाज सेवा के नाम पर सब जायज है। पर्यावरण की दुहाई देकर, बच्चों के कुपोषण की बात कहकर, महिला सुरक्षा, ऐसे ही मामलों को आधार बनाकर सरकार के विकास के कामों में बाधा डालते हैं। ऐसा कई जानकारों का मानना है। देश के सामाजिक संगठन को मिलने वाला विदेशी फंड देश हित में नहीं लग रहा, बल्कि विकास विरोधी कामों में खर्च किया जा रहा है। सूचना का अधिकार कानून से आए जवाब ने एनजीओ की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े किए हैं। समाज सेवा हो पर जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ, या यूं कहें कि सूचना का अधिकार कानून के साथ। आईबी की रिपोर्ट और आरटीआई के जवाब से देश भर के जो सामाजिक संगठन हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे कई बड़े आंदोलनों में सामाजिक संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। देश में 20 लाख से ज़्यादा एनजीओ हैं, लगभग हर बड़े प्रदेश में लाख से ज़्यादा एनजीओ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर सामाजिक संगठन समाज सेवा कर रहे हैं तो पारदर्शी क्यों नहीं है और वो सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आने से क्यों बच रहे हैं। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और आज एनजीओज की और पारदर्शिता को लेकर हम जो बात करने वाले हैं उसमें हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, परिचय करा दें। हमारे साथ अनिल चौधरी जी हैं। अनिल चौधरी जी स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं आईबी में और होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसका भी निर्वहन कर चुके हैं। हमारे साथ अंजलि भारद्वाज हैं, जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट, एनसीपीआरआई से जुड़ी हुई स्वयंसेवी संगठन है उससे जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ वेंकटेश नायक हैं जो कि CHRI से जुड़े हुए हैं, ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है जो कि ट्रांसपेरेंसी की दिशा में काम करता है। सबसे पहले मैं अंजलि जी आपसे ये मुद्दा उठाना चाहूँगा कि ये जो आईबी की रिपोर्ट है इस पर मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले आपको लगता है कि देश में जो लगातार हम देख रहे हैं एक तरह से बाढ़ आ गई है स्वयंसेवी संगठनों की और ये कहा जा रहा है कि हर दूसरा व्यक्ति एक एनजीओ बना लेता है और उस पर काम करता है और उसको लेकर कोर्ट ने भी कहा कि 90% एनजीओ जो हैं वो फर्जी हैं, सिर्फ पैसा ले रही हैं और काम नहीं कर रही। आपको लगता है इस तरह की जो एनजीओज को लेकर धारणा बन रही है वो क्या सही है? कुछ अच्छे संगठन हैं, कुछ खराब संगठन भी हैं। मुझे लगता है इसमें मेन मुद्दा जो है वो ये है कि क्या सारे संगठनों को, चाहे वो गैर सरकारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे मीडिया हो, क्या उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सभी संगठनों में जवाबदेही और पारदर्शिता की बहुत सख्त ज़रूरत है। एनजीओज में भी, एनजीओज का आज अगर हम देखते हैं इतने सारे एनजीओज हैं, वो कहीं इस कारण से भी हैं कि सरकार सब जगह नहीं पहुंच पाती, लोगों को कमियां लगती हैं जो कि वो इकट्ठे होकर उनका कमियों के ऊपर काम करते हैं। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं लोगों की जो वो इकट्ठे होकर संगठन बनाकर उनके ऊपर काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक इस तरीके की जो एक कारण और है जो आरटीआई से सामने आया कि 2002 से 2009 के बीच सरकार ने 6,654 करोड़ रुपया एनजीओ को सरकार ने जो है फंडिंग किया है, यानी हर साल मान के चले करीब करीब 950 करोड़ रुपए सरकार एनजीओ को देती है। और ये कहा जाता है, आप एनजीओ चलाती हैं, आप भी एनजीओ से जुड़ी हैं, ये कहा जाता है कि सरकार से एनजीओ का पैसा लेना जो जेन्युइन काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे संगठन जो होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। एक रास्ता है कि आप कितना कट दीजिए उतना पैसा आपको मिलेगा और आप काम कीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार हम जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो चाहे सरकार से गैर सरकारी संगठनों को पैसा लेने की बात हो, वहाँ पे भी ज़रूर होगा। पर जो मैंने बात कही कि जो भी संगठन स्पेशली जो सरकार से पैसा लेते हैं, सूचना का अधिकार कानून के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सब्सटेंशियली जो भी फाइनेंस्ड है संगठन, उनको सूचना के अधिकार के तहत लोगों को अपनी सारी जानकारी मुहैया करानी होगी। उनकी जवाबदेही उतनी ही बनती है जितना सरकार की जवाबदेही बनती है। जिस तरीके से हम ये नहीं कहते हैं कि सारे सरकारी जो संगठन है वो भ्रष्ट है, उसी तरह से मुझे लगता है कि ये कहना कि सारे गैर सरकारी संगठन, नहीं आप नहीं कह रहे, पर आईबी की रिपोर्ट में भी जो एक तरह से इशारा है कि जो सब फॉरेन फंडिंग से चल रहे हैं वो सब एक तरह से गलत गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। सबको एक पेंट से ब्रश से पेंट करने का वो ठीक नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के काम करे। भ्रष्टाचार की बात हुई तो यहाँ पर मैं बता दूं आरटीआई से जो एक जानकारी सामने आई वो ये कि देश में करीब करीब 833 जो एनजीओज हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लिया था उसका उन्होंने ठीक से हिसाब नहीं दिया या फिर उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन जिस तरह से गतिविधियां बड़े पैमाने पर चल रही है उसको देखते हुए 833 का आंकड़ा बहुत छोटा दिखाई देता है। वेंकटेश जी, बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार एक मसला है, लेकिन दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार और एक
देश के विरोध में जाके काम करना, ये एक बड़ी बात है। आरोप इस वक्त जो एनजीओ पे लग रहे हैं वो ये कि कई एनजीओ ऐसी हैं कि भाई जो देश के हितों के खिलाफ जाके काम कर रही हैं। जी देखिए, कहना बहुत आसान है कि आप कभी भी अपना कोई राय व्यक्त करेंगे जो आम राय के विपरीत हो या फिर सरकार की नीति के विपरीत हो तो उसको देशद्रोही कहना, ये तो आज़ादी के ज़माने से, आज़ादी से पहले से जो सरकार की जो रवैया आती रही है वही यहाँ पे भी दिख रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने बाढ़ का उपमा दिया। देखिए, बाढ़ जो है ये प्राकृतिक प्रकोप की वजह से होता है, लेकिन जो एनजीओज जो इस देश में बनते हैं संविधान के द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार के द्वारा बनते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत हर एक नागरिक को एसोसिएशन को प्रज्वलित करने का, संगठित होने का मौलिक अधिकार है। और साथ ही साथ जब आप विरोध की बात करते हैं तो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा मौलिक अधिकार है इसी संविधान के द्वारा प्रदत्त, वो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार। और इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अपने विचार को जब आप अभिव्यक्त करेंगे सरकार की बातों में हाँ मिलाकर ही आप बोलेंगे। सरकार ने नीति बनाई कि हम समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़कर शिक्षा के मुद्दे पर या स्वास्थ्य के मुद्दे पर या फिर महिलाओं को जागरूक करने के मुद्दे पर हम काम करेंगे और उनकी सशक्तिकरण के लिए हम काम करेंगे। उसके लिए हम पैसों का आवंटन करेंगे, उसके लिए बकायदा बजट में एलोकेशन करेंगे। तो उसी के जरिए तो ये काम हो रहा है। पर यहाँ पे दो मुद्दे आ रहे हैं। आपने जो कहा वो ठीक है, मैं ये एक बात है कि सरकार खुद जो है 950 करोड़ रुपया अगर देखें तो हर साल करीब दे रही है, और इसलिए दे रही है कि सरकार की नीतियां जहां सरकार नहीं पहुंच पा रही वहां पे पहुंची। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है अनिल जी, क्या आपको लगता है गंभीर है या फिर हम सभी एनजीओ को एक पेंट से ब्रश करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा देश इतना फैला हुआ है, हमारे ऐसे कोने हैं, पहाड़ियां हैं, डीप फॉरेस्ट एरियाज हैं जहां सरकार की पहुंच नहीं है, और एनजीओ और सरकार को मिल के प्रगति की तरफ ले जाना है उन लोगों का। तो एनजीओज को कोई ये नहीं कह रहा कि एनजीओ नहीं होने चाहिए। आईबी की रिपोर्ट का जहां तक मुझे ख्याल है उन्होंने एनजीओज को कहा अच्छा काम कर रहे हैं। शायद 0.1% जो हमारे प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग से, उस पर उन्होंने नजर डाली है। मेरे ख्याल से 3 हैं, एक तो कुंडनकुलम में जो वो एजिटेशन जो हो गया था, वहाँ 8 हमारी फॉरेन फंडेड एजेंसीज थी, उन्होंने वहाँ पर उकसाया लोगों को और कहते स्पॉन्टेनियस था, और जहाँ उनकी बंद करी तो खत्म हो गया। वही एक ग्रीन पीस के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। एक कोई डच है संस्था, उसका नाम बोल रहा हूँ, कोई एड है। तो ये नहीं, सभी को मैं मानता हूँ पूरी तरह से कि एनजीओस को और गवर्नमेंट को साथ मिलके ही इस प्रगति को लाना, लेकिन किसी भी फॉरेन फंडिंग एजेंसी को ये हक मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि हमारे प्रगति में वो बाधा डाले। जी। और जब हम इसकी बात करते हैं तो वेंकटेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक आंकड़ा जरूर अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि करीब जो एनजीओ अगर देश में फॉरेन फंडिंग की अगर बात करते हैं तो ये बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग हो रही है। करीब 2008 और 9 से लेकर 2013 तक देखें तो करीब 10,000 करोड़ रुपया हर साल फॉरेन फंडिंग के रूप में आता है एनजीओज के पास। और अगर 2013 का मैं आंकड़ा उठा लूं तो 2013 में 12,500 करोड़ रुपया विदेशों से आया। और आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात जरूर मैं उठाना चाहूंगा वेंकटेश जी, ये जो पैसा आता है और जो आंकड़े बताते हैं, ये ज्यादातर पैसा कहां जा रहा है? चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, क्यों नहीं? अगर ये विकास का पैसा है तो सवाल यह है कि ये विकास का पैसा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के गांव में जाता, क्यों नहीं बिहार के गांव में जाता, उड़ीसा के ऐसे इलाकों में जहां लोग खाने के लिए तरस रहे वहां जाता? ये मुंबई में क्यों जाता है, चेन्नई में क्यों जाता है, बैंगलोर में क्यों जाता है? कहीं ना कहीं विकास की परियोजनाओं को वहां पर बाधित करने के लिए ऐसा आरोप लगता है। देखिए, ये जो है ये आधे अधूरे तथ्य हैं। आपको जिस रिपोर्ट से आप आंकड़े बता रहे हैं उसके दूसरे पहलू को भी आपको देखना जरूरी है। उसी रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय ने छापा है उसमें चार्ट नंबर 8 में इन्होंने लिखा है कि किन मुद्दों पे इन फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे अव्वल नंबर पे है ग्रामीण विकास, और इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई में अगर ज्यादा पैसा जा रहा है कि चेन्नई में वो पैसा खर्च हो रहा है। हो सकता है संस्था वहां पे बेस्ड हो, लेकिन उनका काम सब जगह फैला हुआ। दूसरा, बच्चों की देखरेख, खासकर जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखरेख, स्कूल कॉलेजेस को खड़े करना और उनको चलाना, बच्चों को स्कॉलरशिप देना, ये सब सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े नहीं है। तो ये जब इन चीजों पे काम हो रही है तो ये किस आधार पे कह सकते हैं कि मैं एक और बात बताना चाहूंगा। कुडमकुलम का इन्होंने मुद्दा उठाया। आपको पता है कि कुडमकुलम का जो अभियान चला है
मैं इस बात पे नहीं हूं कि क्या परमाणु ऊर्जा इस देश के लिए जरूरी है कि नहीं है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक तो वो आंदोलन दबाने की कोशिश 1400 FIRs को फाइल करके महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो वहां पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, आजकल से नहीं, सन 2002 से उनको तोड़ने का कोशिश हो रहा है। दूसरी बात, इसी प्रकार से एक और परमाणु ऊर्जा फैक्ट्री जो बनेगी, जो प्लांट बनेगी,